चलिए स्टार्ट करूं। 15 क्या बोलता है? फैक्ट्स बेरिंग द क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ठीक है, ये फैक्ट बेरिंग एक क्वेश्चन है कि मैंने विक्की को मारा, एक्सीडेंट से मारा, हाँ, या इंटेंशनल था। तो मैं आपको बता दूं कि आपने दृश्यम 2 मूवी देखी होगी। तो देखो, दृश्यम 2 की मूवी का सीन ये था कि अजय देवगन बहुत सारी चीजें करता है, एविडेंसेस को चेंज करता है, फ्रेंडशिप करता है, बहुत अच्छा दिमाग लगा के उसने काम किया है। अब इतना बात अभी पिक्चर बननी थी तो कैसे भी बननी थी। लड़की के साथ में लड़का रेप ट्राई करता है और उस लड़की ने उस लड़के को मार दिया, ऐसे उसका कहना था। तो बेवकूफ लोग सेल्फ डिफेंस लेके खत्म करना चाहिए था ना, लेकिन पिक्चर कैसे बनेगी। तो यहाँ पर एक्सीडेंट की जो बात कही गई है और इंटेंशनल की जो बात कही गई है, ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा है ये हमको बताएगा कि वो एक्सीडेंट है या नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि एक्सीडेंटली हो जाती है, इंटेंशनल नहीं होती। यार मुझे उसका मर्डर नहीं करना चाहिए था, मेरा दिमाग बहुत, मेरी खोपड़ी बहुत गर्म हो गई थी, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था, साला मेरे क्लास में नहीं आया, ऐसा कैसा कर सकता है वो, अब तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो माय कॉन्स्पिरेसी, मेरा दिमाग जिस तरीके से, एक पर्टिकुलर नॉलेज होगा मुझे कि ये रामपुरी चाकू है, इससे जल्दी मर जाएगा। अगर मैं घर में जो चाकू से अपन वेजिटेबल काटते हैं उससे मारने जाऊंगी तो विक्की मरेगा क्या? नहीं मरेगा। तो वो एक्सीडेंटल नहीं था, क्योंकि मैं रामपुरी चाकू दिमाग से, पूरी तरह के प्लानिंग से इसके पार्टी पे घुस के इसको मारा था मैंने। ठीक है, तो जहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ सिमिलर अकरेंस in which the person doing the act was concerned is relevant। जिसने ये किया वो रेलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको चाकू मार दिया तो इसकी रेलेवेंसी और क्या हो सकती है? रामपुरी चाकू ठकक मार दिया, बेचारा जगह पे मर गया, तो रेलेवेंसी तो यही है, मैंने उसको मारा। ठीक है, चलो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इसके बाद मैं सेक्शन 15 का आपको क्रक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट मी रीड वन इलस्ट्रेशन हियर। A is accused of burning down his house in order to obtain money। अब ये जो इंश्योरेंस का केस है, ये तो छोटा बच्चा जान के हमको आंख दिखाना रे, है ना? क्योंकि ये छोटा बच्चा भी जानता है कि जो रिच लोग होते हैं ना, अपना घर जला के इंश्योरेंस के पैसों के लिए ऐसा काम तो करते ही है। तो क्या वो जो घर जला था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था इसीलिए हुआ, कि घर पे आग लगाई गई थी इसीलिए हुआ? तो ये इलस्ट्रेशन बोलता है द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सर्वल हाउसेस। ये फैक्ट था कि जो ए है, बहुत उसके बहुत सारे घर थे, सक्सेसिवली ईच ऑफ विच ही इंश्योर, यानी कि उसने सारे घरों को इंश्योरेंस किया हुआ था। इन ईच ऑफ विच अ फायर अकिट, यानी कि एक घर पे जब फायर लगी थी, एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम different insurance office are relevant as tending to show that the fire were not accidental। यानी कि ऐसा कुछ हो गया था कि जो फायर इंश्योरेंस वाले हैं, देखो एक घर में आग लगती है ना तो समझ में आता है, अगर एक से ज्यादा घर में आग लगी ना तो इंश्योरेंस वालों को भी शक होने लगता है कि ये आग लगी है कि लगाई गई है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 15 जो है, आज मेरा हाथ पता नहीं क्यों लगा, सेक्शन नंबर 15 जो है वो बोलता है कि सेक्शन 15 के टू काइंड्स ऑफ केसेस में ये केस हो सकता है, जहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक्ट ऑफ द पर्सन है वो एक्सीडेंटल है
या इंटेंशनल है। तो ये तो डिफेंस की बात है कि हम एक्सीडेंटली लेंगे, है ना। इंटेंशनल बोलेंगे तो फायर वाले क्या हमारे बाप के नौकर है कि हमें पैसे दे देंगे, या बोलेंगे कि ठीक है हमसे ले लो, नहीं ना। तो ये इस वजह से सेक्शन नंबर 15 को ये दो काइंड ऑफ केसेस में बताया गया है। ठीक है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये था कि उसको इस बात का पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन था, तो ये एविडेंस की बात है, वेदर ऑफेंस वाज कमिटेड और नॉट। ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो मेजर पॉइंट है यहाँ पे, है ना। rather the evidence as to whether the offense, यानी कि एविडेंस में तो ये देखा जाएगा ना, जो सामने वाला लॉयर होगा वो तो प्रूफ करेगा कि इंटेंशनल था। अगर उसने प्रूफ कर लिया तो इंश्योरेंस वाले तो पैसे उसको देने से रहे। एक्सीडेंटल प्रूफ हो जाता है तो बस इंश्योरेंस वाले उसको पैसे दे देंगे, खत्म, फिनिश। सेक्शन नंबर 15 होगा। चलिए सेक्शन नंबर 16, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। एक तो आप बिजनेस करने लग रहे हैं, उसमें रेलेवेंसी क्या है, ये बात हमें यहां बताई गई है। तो सेक्शन नंबर 16 इतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैं इसका एक इलस्ट्रेशन और ये बता देती हूँ, जहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन in the existence of any course of business according to which it naturally would have been done। देखो, जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बहुत सारी डीलिंग्स की जाती है। अगर हम दुकान पे बैठे बैठे बिजनेस करते समय हमने कुछ ऐसी चीज करी जो समझ में आती है कि वो रेलेवेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि समझो आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आरएमडी बेच रहे हो। आरएमडी पता है आरएमडी क्या रहती है? तंबाकू काइंड ऑफ आरएमडी, आरएमडी रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको विकी, जो बहुत सारे एमडीएच मसाला, ऐसे कुछ तो एडवर्टाइजमेंट भी आती है उसकी। ठीक है। अब आरएमडी जो है वो बैन है, लेकिन हम सिगरेट बेचते हैं, हम बीड़ी बेचते हैं, हम तंबाकू बेचते हैं, हम पान पे कत्था लगा के बेचते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि उस कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पर हमने आरएमडी को भेजा रहेगा। अगर हमने आरएनडी बेची है उस बिजनेस में, तो वो रेलेवेंट तो हो जाएगी ना, क्योंकि हम कौन सा धंधा कर रहे हैं, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का, पान पे कत्था लगा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर जो बिजनेस, मैंने ये इलस्ट्रेशन अब ये लिया क्योंकि अगर मैं इस इलस्ट्रेशन पे जाती हूँ, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन मेजर रेलेवेंसी तो पता होनी चाहिए ना कि रेलेवेंसी बिजनेस को लेकर क्या है ना। तो ये क्वेश्चन था, वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच। ठीक है। डिस्पैच का मतलब है कि ये लेटर वहां से निकला है कि नहीं। ठीक है। समझो उस्मा ने मुझे एक लेटर लिखा है, ठीक है। अब वो लेटर मेरे पास डिस्पैच हुआ है कि नहीं। तो ये जो फैक्ट था कि इट वाज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर अ लेटर टू पुट इन अ सर्टेन प्लेस। अभी उस्मा ने क्या किया, आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में एक लेटर बॉक्स रहता था, है ना, तंबू तंबू रहता था, जिसमें वो क्या करते थे, उसका फेस ओपन रहता था, उसमें लेटर डाल के आते थे, पोस्टमैन आता था, उसको कलेक्ट करता था और जिधर देने का है दे के आता था। तो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर उस्मा को मुझे ऐसी कोई बात बतानी है थ्रू अ लेटर शी सेंडिंग मी, अगर ड्यूरिंग द, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है, हमारा जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो एक ही है, क्योंकि इसने मुझे अभी भेजा है ना। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा कि उस्मा मेरी क्लास में पढ़ती है, इसलिए उसने लेटर बॉक्स में लेटर भेजा है, और वो लेटर जो हो जाएगा एक रेलेवेंट पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, इलस्ट्रेशन क्लियर। चलिए नाउ अब एडमिशन, ये अगर आप समझ गए ना मैम इसमें एडमिशन, लीगल मैगजीन में दिए हुए हैं। सेक्शन नंबर 16 में जी मैम। लीगल मैक्सिम कौन सी है? अच्छा ये वाली, यस ओमिनिया मैम। प्रोसिक्योर एट, अच्छा वो वाली जो मैक्सिम बोल रहे हो आप।
अच्छा, इसमें ये जो मैक्सिम दी हुई है ना, ओमिनिया प्रोज्यूम्यूटर, PROCESUMUNTURRITE, प्रोज्यूम्यूटर एट ET, मैम सोलेम टाइपिंग क्लियर मिस्टेक हो गया हल्का सा। हाँ थोड़ा सा हुआ है, SOLEMNITR, S उसके बाद में EASE, ESSE इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट प्रिज्यूम करना है कि वो बराबर हुई है और सही तरीके से हुई है, बस इसका मतलब इतना ही है। ठीक है, चलिए अब एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जब हम आते हैं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसे ऐसे समझना है। पहले एडमिशन की बात बोलते हो तो उसका मतलब क्या है, फैक्ट मान लेना, है ना। आप अगर एडमिशन की बात एडमिट बोलते हो, करना, एडमिट करना, मान लेना, है ना। लेकिन कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन का मतलब है वो जो फैक्ट आप मान रहे हो कि किसी व्यक्ति की गिल्ट है, ठीक है, उसको कमीशन बोलते हैं। ऐसा फैक्ट आप मान रहे हो वो किसी व्यक्ति की गिल्ट है। आप अगर बोलते हो कि मैंने ऑफेंस किया है तो इसका मतलब क्या होता है, वो एडमिशन है। खुद की आप गलती अपनी, मानना एडमिशन, दूसरों की गलती को कन्फेस करना कन्फेशन। वो तो कन्फेशन की बात है, कमीशन क्या होता है फिर, दूसरों की गलती को मानना। कमीशन, कमीशन मैम काम में हो जाना। बेटा कमीशन का मतलब है कि जो फैक्ट आप मान रहे हो कि किसी व्यक्ति का गिल्ट है, हाँ। आप ये मान रहे हो कि विक्की इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, दैट इज अ कमीशन। विक्की ने ऐसा कुछ काम किया है, आप उसकी गिल्ट समझ रहे हो, वो तो गिल्टी मान रहा ही नहीं अपने आप को। ठीक है, अगर कोई फैक्ट एक्सेप्टेड है या एडमिटेड है तो उसको वो गिल्ट है और उस गिल्ट को अपन कन्फेशन बोलते हैं। ठीक है, समझा। एडमिशन, कन्फेशन, कमीशन, ये तीनों के तीनों शब्द अगर आप समझ गए तो आगे की पायरी बहुत आसान हो जाएगी। अब सेक्शन नंबर 17 को महसूस करना मेरे साथ में, कैसे। पहले एडमिशन क्या है, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 एडमिशन क्या है। अगर मैं सेक्शन नंबर 18 पे आ जाऊं, ठीक है, 2 मिनट के लिए आती हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए आगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीजें आपको बताना है। अगर मैं सेक्शन 18 पे आती हूँ तो हु कैन मेक एडमिशन, कौन एडमिशन कर सकता है, ये बोलता है सेक्शन नंबर 18। ठीक है, आप 18 में आप बड़े हो गए तो इसीलिए आप ये बोल रहे हो कि एडमिशन कौन कर सकता है, दिमाग आ गया है ना 18 में। जैसे आपकी उम्र 18 साल की हुई तो आपको समझ में चीजें आनी लगी, ठीक है ना। आगे सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 जो है बोलता है कि कोई भी पर्सन एडमिशन दे सकता है ना, दे सकता है या नहीं दे सकता, एनीबॉडी कैन गिव एडमिशन, है ना। या कोई भी पर्सन, एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो गिव एडमिशन, एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो गिव एडमिशन। ठीक है, 20 पे आ जाऊं मैं, तो 20, क्या 20 वाइकरस लाइबिलिटी को लेकर कुछ बोलता है क्या, क्या ऐसा कुछ है क्या, 20 कुछ ऐसी बात करता है क्या, हाँ 20 कुछ ऐसी बात करता है क्या, यस मैम, करता है। यस मैम, यस मैम।
इतना समझ में आया? तो हम आ जाते हैं सेक्शन पे। आ जाइए 17 पे खतरा। 17 पे खतरा जो है, आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज एडमिशन। एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल भी हो सकती है। ये सुनना, मैंने ना इसको मार डाला, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है कि ये देख, मैंने इसको मारने के बाद मेरे देख, ये मेरे पास चाकू है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक which suggests the fact in issue or relevant fact which is made by any person under the circumstances। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि कोई भी स्टेटमेंट या तो ओरल में होगी, या तो डॉक्यूमेंट्री होगी, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। ऐसी कोई स्टेटमेंट जो सजेस्ट करते हैं एनी इन्फ्रेंस एज टू द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, जो कि फैक्ट इन इशू के बारे में बता रही है, जो कि रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बता रही है। जब हम सेक्शन 18, 19 और 20 पढ़ेंगे तो इसमें और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अब 17 इज ओनली द डेफिनेशन पार्ट, है ना। आगे मैं आपको बताऊं, द स्टेटमेंट शुड बी मेड अंडर द सर्कमस्टेंसेस अंडर द अबाउ सेट सेक्शन। जो भी स्टेटमेंट आप करते हैं तो उस तरीके से होती है। अब एडमिशन कौन कर सकता है? एडमिशन कैन बी मेड बाय 7 काइंड ऑफ पर्संस। 7 लोगों, 7 काइंड ऑफ पर्संस की बात की गई है। जो बंदा पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स है, यानी कि जो केस का मेन पर्सन है, ठीक है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, किसी केस में है वो बंदा। बाय एन ऑथराइज्ड एजेंट, अगर आप एज अ प्रिंसिपल किसी को अथॉरिटी देते हो, जा जा अलादीन जा, जिनी मैं तुझे हुक्म देता हूं कि एज अ एजेंट बनके मेरे बिहाफ पे जाके बोल के आ, ठीक है। बाय अ पार्टी हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मेरे पिताजी जब गुजर गए हैं तो मेरी मम्मी अगर नहीं बोल पाती तो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी लीगल हियर हूँ, मैं भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना। तो बाय पर्सन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ऐसा बंदा जो सिर्फ उस केस में, जिसको बोलते हैं ना कि अपन इंटरेस्टेड पर्सन, उसको उसमें दिलचस्पी है कि भैया हो क्या रहा है। उसके बाद में द पर्सन हैविंग प्रीवियस टाइटल, जो बंदा ओरिजिनल ओनर है। प्रीवियस टाइटल का मतलब है मेरा घर मेरे नाम पे था, उसके बाद में मैंने किसी को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, तो प्रीवियस टाइटल किसके पास था? ओनरशिप किसके पास थी? जो मेन ओनर है वो मैं हूं, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट और एडमिशन ऑफ थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन उठ के आके कोई एडमिशन दे देता है, अरे ये तो मेरा घर था, कोर्ट ने ऐसे कैसे मेरे घर को बेच दिया, है ना। एंड एडमिशन ऑफ अ आर्बिट्रेटर। नाउ वैसे तो देखा जाए आर्बिट्रेटर की जगह तो नहीं है, हमने देख लिया आर्बिट्रेटर की जगह तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा केस में आर्बिट्रेटर आके बोलता है कि हाँ भाई इनका तो ऐसे ऐसे सेटलमेंट हुआ था, ये बात है, तो यहाँ पर ये काइंड्स ऑफ पर्सन में ये भी बंदा आ जाएगा। नाउ एडमिशन के काइंड्स क्या है? एक तो हम फॉर्मल एडमिशन देते हैं, जाके अगर हमने फॉर्मली बोल दिया, फॉर्मल एडमिशन का मतलब क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ ये नहीं होता उसमें, सिंपली जाओ यहाँ जुडिशियल एडमिशन कर दिया। जुडिशियल एडमिशन यानी कोर्ट के सामने एडमिशन कर दिया हमने किसी चीज का। इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन, कैजुअली अपन जाते हैं कोई ऐसे छोटे मोटे केस में जहाँ पे चोरी का केस है, छोटी मोटी चीजें, छोटा मोटा, यहाँ पेटी ऑफेंसेस के केस में अगर अपन चले जाते हैं। दूसरी केस एडमिशन बाय कंडक्ट, आपका कंडक्ट कैसा है, इधर उधर देख रहे हो, किस तरीके से एडमिशन दे रहे हो, चालाकी कर रहे हो, चोपड़ी कर रहे हो, किस तरीके से एडमिशन दे रहे हो, मैम हेलो। ठीक है। हेलो हाँ प्रज्ञा। मैम, एक्चुअली सिविल केसेस में ही एडमिशन होता है और क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन होता है ना मैम? यस, सिविल केसेस में एडमिशन, देखो ऐसा नहीं होता कि क्रिमिनल केस में एडमिशन नहीं होती। जब हम जी आप चीफ लेते हो, चीफ लेने के बाद में एडमिशन तो आती है ना, जब आपका केस एडमिशन होता है, यानी समझो कि जी आप क्रॉस ले रहे हो, तो आपके कुछ जी पॉइंट्स डिनाई होंगे, आपके कुछ पॉइंट्स एक्सेप्ट होंगे। तो जहां जी जहां पर विटनेस ने एडमिट किया है तो उसको जी एडमिशन ही बोला जाएगा। वो ऐसा नहीं बोला जाएगा
कि क्रिमिनल में कैसे क्या एडमिशन हो गई। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ कि एक समझो केस है, ठीक है, जहां पर जो अक्यूज्ड है वो भी अपने डिफेंस ले सकता है, वो भी अपने विटनेसेस ले सकता है, पता है ना ये बात। तो उसने, उसके विटनेसेस ने कहीं जगह पे एडमिशन में बोल दिया कि हाँ इसने चोरी की थी, हाँ हमें ये उधर मिला था, हाँ हम इसको पर्सनली जानते हैं कि ये चोर है। तो क्या ये एडमिशन नहीं मानी जाएगी? सिर्फ मैम क्रिमिनल मैम में एडमिशन प्लीड क्या गिल्टी हुआ? भी तो एडमिशन है, वो तो क्रिमिनल में आती है। हाँ पर दो दो प्लीड गिल्टी एंड एडमिशन, यू आर राइट, बट क्या सिविल में एडमिशंस नहीं होती? यस मैम, मैम होती है, दोनों में तो होती है मैम। क्या एविडेंस को सिविल नहीं लगता? यस मैम, नहीं मैम लगता है। ये जो एविडेंस रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ कैरेक्टर सीआरपीसी की के लिए बात बना की हुआ है गई है, तो ये प्रज्ञा। रूल 8 का है ना, ऑर्डर 1 रूल 8। वो रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करते हैं। हमने मैम हेलो, हाँ ये जो एडमिशन मैम क्या पार्टली एडमिसिबल होते हैं ना फुल्ली एडमिसिबल होते हैं मैम, या देखो, पार्टली या देखो कैसे रहता है, एडमिशन पार्टली एडमिटेड और फुली, इन टोटो अगर मैं कहूं कि फुल, जी इन टोटो बोले तो कंप्लीट एडमिशन। जी अब जैसे कि आपने देखा रहेगा कि जब हम क्रॉस लेते हैं, विटनेस जब बॉक्स में खड़ा होता है, तो हम आधा सेंटेंस में उसने एडमिट किया, आधे सेंटेंस में उसने डिनाई किया, तो उस सेंटेंस को क्या माना जाएगा? एडमिशन की डिनाई? प्रज्ञा, मैम, एडमिशन मैम। वेरी गुड, ऑफ कोर्स एडमिशन। क्योंकि अगर तुम एक जगह एडमिट कर रहे हो, अगर दूसरी जगह नहीं कह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरी जगह झूठ बोल रहे हो, जी बराबर। एग्जाम्पल जी के जी तौर पे लेती हूँ कि सिविल की एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अगर जी मैं एडमिट करती हूँ कि मैं प्रीवियस ओनर हूँ, ठीक है, अब जी पेपर्स तो बोलेंगे कि मैं प्रीवियस ओनर हूँ क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल टाइटल था, घर पहले मेरे नाम पे था, जी ठीक है। उसके बाद जी प्रज्ञा मैंने आपको घर भेजा, हाँ, जी उसके जी बाद में आपने किसी विकी को घर भेज दिया। अब जी विकी गया है कोर्ट में, आप मिसिंग हो, आपकी कहीं पे भी स्टोरी नहीं है, आप चले गए। अब विकी मुझे पकड़ के लेके आया है, ये बोलते हैं कि प्रज्ञम को तो आपने घर बेचा। मैं बोलूंगी हाँ मैंने बेचा। फिर मुझसे ये जी पूछा जाएगा अगर आपने घर बेचा तो आप विक्की को कैसे जानते हो? तो मैं बोलूंगी मैं विक्की को नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम विक्की कौन है ना। जी तो यहाँ पे जी ये जो पॉइंट है कि क्या सच है, कि मैंने आपको घर बेचा कि विक्की मुझे जानता है कि नहीं जानता है। तो यहाँ जी पर जब जी एडमिशन ली जाती है, तो वे जी देखो कहीं पे हमने सच बोला, कहीं पे हमने झूठ बोला, तो वो पूरी की पूरी लाइन बताएगी कि एडमिशन है भी या एडमिशन नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता प्रज्ञम कि सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशंस नहीं होती। ये एडमिशन तो छोड़ो, एविडेंस बना ही इसलिए है कि वो सिविल पे भी अप्लाई होता है, वो क्रिमिनल पे भी अप्लाई होता है। अगर अपन जी मैम 65B की बात करते हैं, जी एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, तो जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या सीपीसी में नहीं चलता प्रत्यम? क्या वो हाँ क्रिमिनल में जी नहीं चलता? हाँ, चलता मैम। तो उसकी एडमिशन नहीं करवाई जाती कि 65B का सर्टिफिकेट देके एडमिट नहीं जी करवाया जाता डॉक्यूमेंट्स को? तो वो जी एडमिशन मैम। नहीं की जाएगी। जी मैम एडमिशन की जाएगी। यस यस, जी और एक मैम जो क्लियर। पुलिस के आगे में जो जो स्टेटमेंट दिया जाता है मैम, वो क्या एडमिशन होगा ना कन्फेशन होगा मैम? अभी आप जब पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हो तो वो जी एडमिशन कैसे हुआ? ना ही वो कन्फेशन है, क्योंकि वो उसकी रेलेवेंसी क्या है? 164 का स्टेटमेंट होता है, उसके बाद पुलिस की स्टेटमेंट को एडमिट किया जाता है क्या कहीं पे भी? नो आप नहीं मैम। मैम आपने जब नो साइन मैम। नहीं कर मैम दिया 161 के अंदर कि हाँ मैंने, हाँ मुझे पुलिस ने बोला मैंने साइन किया, जब आप बॉक्स में खड़े रहते हो पलटी मारते हो बोलते हो कि मुझे पुलिस ने जबरदस्ती साइन करवाई थी, तो क्या वो एडमिशन होगी? क्या वो कन्फेशन हो गया? नो मैम पुलिस वो के कट सामने जाएगा। कन्फेशन इज नो कन्फेशन। अगर आप जी मैजिस्ट्रेट मैम के सामने 164 स्टेटमेंट देते हो तो मैजिस्ट्रेट आपको बोलता है ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप 164 स्टेटमेंट देते हो तो मैजिस्ट्रेट जी आपको पूरा पढ़ के बताता है, उसके बाद में आपकी सिग्नेचर लेता है, उसके बाद खुद साइन करता है, और ये जी एक मैम एडमिटेड डॉक्यूमेंट हो जाता है कि 164 स्टेटमेंट इज एडमिटेड इन डिफॉल्ट बिकॉज इट इज टेकन बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड जी व्हाइल द मैम जुडिशियल जी मैजिस्ट्रेट इज टेकिंग दैट रिकॉर्ड, you
giving such statement under coercion, under influence, under undue influence? Is there any pressure? Are you doing it in a force? If he says no, if the witness says that yes, I am not under any pressure, then that is an admission, because it is made before the authority, because it is made before the judicial magistrate. Getting my point? जी मैम। Clear? कहीं पे कुछ मैम फिर 161 की कन्फेशन क्यों ली जाती है जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो? आपको पता है क्या, पुलिस तो ट्राई करेगी ना मार पीट के ये सब करने के लिए। मालूम है कि 164 161 चलेगा नहीं, पर देखो पुलिस का काम क्या है, 161 में स्टेटमेंट तो लेगी ना पुलिस। एफआईआर कैसे होगी फिर समझो, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं एफआईआर होने के बाद 161 में स्टेटमेंट लेना होता है, तूने किया कि नहीं किया, तूने ऐसा किया कि नहीं किया। कहीं ना कहीं देखो, अगर हम पुलिस एक्ट पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीजें रिवील होती है। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि एक मैजिस्ट्रेट सल्यूट क्यों करता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने हम क्यों सल्यूट मारते हैं, ऐसा क्या रीजन होता है करने के लिए? तो मुझे बोला गया था ऐसी तो कोई एक्ट नहीं बनी हुई है, काय की एक्ट नहीं बनी हुई है। मैं आपको ये रिवील भी करके बताऊंगी कि ऐसा सब कुछ है। हम लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, यू नो, जिस दिन हमने बोल दिया ना कि हमें लॉ आता है, तो उस दिन आप समझ लो आपको कुछ नहीं आता है। तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दीज थिंग्स। नेवर बिकम ऐसा रिजिड, तो कभी नहीं बनना कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सब जानता हूँ। हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो जजेस है ना, उनको भी बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं रहती है, लेकिन एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो कि अपना खून के आंसू बहा के वहां पे सारी चीजें करता है। आपको मैं बताऊं, हम लोगों को सेक्शंस क्यों टिप ऑफ द टंग होते हैं, क्योंकि हर दिन हम एक सेक्शन के साथ खेलते हैं। आप रट्टा मारते हो, हम रियल लाइफ में खेलते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सेक्शन बैठेगा नहीं बैठेगा। एक चोरी का केस आता है अपने पास, तो उसमें क्या एडमिशन नहीं होती प्रज्ञम, चोरी के केस में, कि आपने चोरी की है कि नहीं की है, उसके लिए विटनेसेस नहीं लिए जाते? ले जाते हैं मैम। हाँ, तो अगर सीपीसी में, अगर सीपीसी में जब ट्रायल चलाते हो प्रज्ञम, आपने मेरे को सुना है सीपीसी सिखाते हुए, सुना है ना मैंने आपको, आपने मेरे क्लासेस सुने भी है कि मैं एक एक पॉइंट पे जाके, एक एक रूल पे जाके, एक एक लाइन पे जाके आपको बता रही हूँ। तो उसमें आपने सुना होगा मुझे बोलते हुए कि एक्चुअली देखो ये सारा आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा नहीं सकते, आपको भी बहुत सारा नॉलेज है, उस्मा पढ़ा नहीं सकती, विकी पढ़ा नहीं सकती, अपन सब पढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसा होता है कि सीपीसी, जैसे सीपीसी आता है ना, आप लोग डरने लगते हो। तो यहाँ पे एडमिशन, मैं एडमिट करती हूँ कि मुझे सीपीसी से डर नहीं लगता, लेकिन आप एडमिट कर देते हो कि मुझे सीपीसी से डर लगता है, मुझे सीआरपीसी से डर नहीं लगता। तो क्या कन्फेशन हुआ और क्या एडमिशन हुआ, बताओ बताओ मुझे प्रज्ञम। जो हम एडमिट करते हैं वो ही एडमिशन होता है, जो हम मैंने कन्फेस जो करते हैं वो कन्फेशन होता है मैम। बराबर। तो मैंने इसके लिए आपको कहा कि अगर ऐसा कोई फैक्ट जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या एडमिट कर रहे हो कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मेरे से हो गया यार, तो उसकी तो कन्फेशन होती है। अगर मैं एडमिशन के टाइम पे आपको बता रही हूँ कि एडमिशन की बात जब आप बोलते हो, उसका मतलब क्या है कि आप फैक्ट को मान ले रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो फैक्ट है, सही है, मान रहा हूँ। जी मैम, जो मैं एडमिट करता हूँ वो मेरा एडमिशन होता है, और जो मैं गिल्ट में अगर मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ तो वो मेरा कन्फेशन होता है। कन्फेशन हो जाता है। मैम इसमें हो जाता है ना मैम, कन्फेशन में एडमिशन हो सकता है, लेकिन एडमिशन में कन्फेशन नहीं हो सकता ना। हाँ, वाइस वर्सा। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर ऐसा कोई फैक्ट आपने एडमिट किया, मान लीजिए ना, मान लीजिए आप ये बात, जो फैक्ट आप एक्सेप्ट करते हो उसको कौन सा फैक्ट बोला जाता है? जनरल फैक्ट बोला जाता है। अगर मैं जनरली ये बात आपको क्लेरिफाई करूं तो ऐसा फैक्ट आप मानते हो, ठीक है, वो क्या है? जनरल फैक्ट है, मान रहे हो ना। कहाँ आप मुझे उससे मना कर रहे हो? जैसे मान रहा है ना प्रज्ञम कि मुझे सीपीसी नहीं आता, नहीं मान मैम, रहा है ना। मैम ये जो केसेस हाँ, कोर्ट के सामने आप जो भी केसेस लाते हैं, मैंने लेके आते हैं, फैक्ट लेके आते हैं सेक्शन 5 से 55, ओनली ही कोर्ट उतनी ही से आपको एक्सेप्ट करती है, बाकी आपके कौन सी फैक्ट को नहीं सुनती है मैम। नहीं सुनती है, परफेक्ट, नहीं सुनती है, परफेक्ट बात है, एकदम राइट। जी मैम। समझा आप लोगों को? यस मैम। एडमिशन बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स और हिज एजेंट। अब जब मैं सेक्शन नंबर 18 बोला था तो कौन एडमिशन कर सकता है, यही बात बताई है सेक्शन नंबर 18 में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी, कोई भी पार्टी जो स्टेटमेंट देती है प्रोसीडिंग्स में, केस के अंदर,
और बाय एन एजेंट, कोई एजेंट ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है कोर्ट के संदर्भ में, या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड है कि आपको मैं परमिशन देती हूँ मेरी जगह चले जाएं, मैं आपको अथॉरिटी देती हूँ कि मेरी जगह पे जाना और आप उन चीजों का एडमिशन दे के आना। ठीक है, समझा? समझा कि नहीं? आगे मैं Yes, आपको ma'am. बता दूं कि Yes, आप ma'am. इसको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और 4 में इसको ये कर ले। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊं कि ये जो सेक्शन है 4 पर्सन्स के बारे में बताता है। पहले है ब्लड रिलेशन। ठीक है, यानी कि एडमिशन जो एजेंट की यहाँ पे बात की गई है, तो जो मेरा मेरा जो ब्लड रिलेशन है, मेरा जो सक्सेसर है, मेरा जो एंसेस्टर है, मेरा जो कोपार्टनरीज है, वो मेरे ब्लड रिलेशन के हैं। जैसे अपन रक्त संबंधी बोलते हैं ना, जैसे उत्तराधिकारी, मेरा जो उत्तराधिकारी होगा मेरी जगह पे जाके एडमिशन दे सकता है। मैं मर गई तो मेरा कौन? मेरा उत्तराधिकारी ना, जिसको मैं छोड़ के गई हूँ मेरे पीछे से जाके एडमिशन देने के लिए, वो जो बोलेगा वो ही रहेगा, क्योंकि मैं तो ऊपर चली गई, मुझे तो नहीं मालूम नीचे क्या हो रहा है ना। पूर्वज या सदाधिकारी, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि मेरी थोड़ी हिंदी ना कचर बचर खाती है कभी कभी। ओके फाइन, लीव इट। मैम टाइम होने वाला है, ओके, बस लेट 2 मी कंप्लीट 18 ना, ओके मैम। लेट मी कंप्लीट 18 नो। लीगल रिलेशन, एग्जीक्यूटर, टेस्टेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, अ पर्सन डाइंग इन टेस्टेड। एग्जीक्यूटर कौन होता है? मैं विल करने के बाद टेस्टेटर, हाँ, जो विल का डॉक्यूमेंट आता है मरने के बाद ही विल पढ़ी जाती है ना, तो ये मेरा लीगल रिलेशन है कि मैं मर गई तो मेरी माँ या मेरा भाई जो है मैं उसको नाम पे प्रॉपर्टी करके जा रही हूँ, तो दिस इज अ लीगल रिलेशन बिटवीन, बिकॉज आई एम गॉन बट द स्टिल द रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। रिलेटिव्स इन स्टेट इंटरेस्ट, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वेंडर वेंडी कौन होता है, लेसर लेसी कौन होता है, मॉर्गेटर मॉर्गेजी कौन होता है, याद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के टाइम पर पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो बिगनिंग में ही आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि ये सारे बंदे हैं कौन, है ना, पहचान कौन। चलिए, क्लास कंटिन्यू करना है आगे कि कल? जैसे आप कहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट